नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक भारतवंशी आप सभी के समक्ष पेश हूँ अपने अगले ऑडियो लेक्चर को लेके। मित्रों, आज की इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मानहानि के विषय में, जो कि हमारे आईपीसी के चैप्टर 21 का भाग है। तो चलिए देर न करते हुए इस हम ऑडियो को शुरू करते हैं और 15 से 20 मिनट में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मानहानि के सारे कॉन्सेप्ट को समझा दें। तो शुरू करते हैं इस ऑडियो लेक्चर को। देखिए, बेसिकली अगर हम मानहानि के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 499 का पार्ट है। इसको 499 में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा मानहानि होता क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। तो देखिए, धारा 499 के अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े गए के लिए आश्रित शब्दों या दृश्य रूपेणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे व्यक्ति के लांछन से ऐसे व्यक्ति की खातिर अपहानि की जाए, तो यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण उस पर क्या बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें लगाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कुछ अपवादों को छोड़ के ये मानहानि होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को मतलब इस इंटेंशन से कि हमें उसको बदनाम करना है, उसे मतलब उसकी हानि जो उसकी जो मान हानि है, कहने का मतलब उसकी जो रेपुटेशन है उसको हमें क्षति पहुंचानी है, और इस इंटेंशन के साथ कोई चीज़ प्रकाशित करता है, कोई चीज़ लिखता है या कोई चीज़ मान लीजिए पढ़ता है, तो ये सब चीज़ें जब करता है तो हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें हमारी मान हानि के कैटेगरी में आती हैं, सिवाय कुछ अपवादों को छोड़ के। इसके अपवाद क्या होते हैं, आगे हम इसको भी समझेंगे। तो बेसिकली हमें समझना ये है कि मानहानि हम उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को के ऊपर लांछन लगाने के लिए कोई ऐसा शब्द पढ़े, लिखे या उस शब्दों का प्रकाशन करे और उस इंटेंशन से करे कि हम उस व्यक्ति के लांछन को मतलब हम उस व्यक्ति का जो रेपुटेशन है उसको हम खराब कर सके। तो ये है हमारा 499 में आपको मानहानि के बारे में बताया है। आप इसको अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। इसके कुछ स्पष्टीकरण होते हैं, चलिए हम उस स्पष्टीकरण को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्पष्टीकरण है वो हमारा ये कहता है कि किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की खातिर की, यदि वह जीवित रहता या अपहानि करता या उसके परिवार या अन्य निकट संबंधी की भावनाओं को उपहत करने के लिए आश्रित है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा चीज़ प्रसारित कर दिया है और मान लीजिए वो व्यक्ति उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उस चीज़ को प्रकाशित करने से अगर हम ऐसा प्रिजम्पशन कर सकते हैं कि यदि वो व्यक्ति जीवित होता तो भी उसके जो रेपुटेशन है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचती, तो हम कह सकते हैं ये भी मानहानि है। तो हमारा स्पष्टीकरण ये कहता है कि किसी भी मृत व्यक्ति के ऊपर लगाया गया लांछन मानहानि की कैटेगरी में आएगा। वो तब आएगा जब यदि वो व्यक्ति जीवित रहता, तो अगर उसके क्या बोलते हैं उसके लांछन को मतलब उसके ऊपर लांछन लगाना उसको माना जाता, तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसा प्रिजम्पशन करेंगे कि अगर वो व्यक्ति जीवित रहता, अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसकी मानहानि मानी जाती, तो मृत्यु के बाद भी इस चीज़ को हम मानहानि की कैटेगरी में रखेंगे अगर इस तरह की क्राइटेरिया होती है। तो ये हमारा कहता है पहला स्पष्टीकरण। चलिए दूसरा स्पष्टीकरण समझते हैं। दूसरा हमारा स्पष्टीकरण कहता है कि किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी ऐसी हैसियत से कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। देखिए, किसी कंपनी, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस जियो की कंपनी है, उसके हमारे मालिक कौन है, मुकेश अंबानी जी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं। अब हम किसी जियो के ऊपर कुछ ऐसे तरीके का मान लीजिए कुछ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ऐसे चीज़ का प्रचारित करते हैं जिससे हमको जियो कंपनी का जो रेपुटेशन है वो खराब होता है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो मानहानि है ये उस कंपनी के ऊपर भले किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी उनके मालिक के ऊपर भी किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी के ऊपर अगर आप कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो भी मानहानि की कैटेगरी में आ सकता है, आप उसे मानहानि से अलग नहीं रख सकते। ये हमारा स्पष्टीकरण सेकंड कहता है। ठीक है, किसी कंपनी हो गया या व्यक्तियों के समूह हो गया, उसको भी मानहानि कहा गया। अब ये कहा जाएगा कि यार यहाँ 10 लोग खड़े हैं, हम तो उनको बोल रहे थे, हम तो उनको बोले नहीं, हम इनको बोले हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं। अगर आप किसी एक को भी बोल रहे हैं तो माना जाएगा कि 10 की मानहानि है। ये हमारा स्पष्टीकरण 2 कहता है। व्यक्तियों का समूह हो, कोई कंपनी हो या कोई ग्रुप हो, उसको भी हम मानहानि की कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा स्पष्टीकरण। तीसरा हमारा स्पष्टीकरण कहता है कि अनुकल्प के रूप में, व्यंग्यगीत के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी आपने व्यंग्य के रूप में किसी को व्यंग्यात्मक रूप में अगर किसी शब्द को बोल दिया और उस व्यक्ति का रेपुटेशन खराब होता है तो हम उसे मानहानि कहेंगे। चौथा हमारा स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी लांछन, मतलब ऐसा कोई भी लांछन जो किसी व्यक्ति की खातिर की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता, जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के कदाचार या बौद्धिक रूप को हेय न करे।
कहने का मतलब ये है कि हमने मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा ही दिया, अगर वो सत्य है या फिर मान लीजिए उससे किसी अन्य को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको मानहानि की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। मानहानि की कैटेगरी में तभी रखेंगे जब उस चीज़ को, मतलब वो जो लांछन लगाया गया किसी व्यक्ति के ऊपर, उससे अन्य व्यक्ति प्रभावित हो, अन्य व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़े, मतलब उन लोग भी माने इस चीज़ को कि हाँ, अरे यार उसकी रेपुटेशन खराब हुई, अरे वो बताओ कैसा था, कैसा हो गया। तो जब इस तरह की जो चीज़ें जब डेवलप हो जाएँगी तो हम क्या कहेंगे, ये मानहानि की कैटेगरी में आता है। ये हमारा चौथा एक्सप्लेनेशन है, प्रत्यक्ष रूप से आए या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही कैटेगरी में होता है। ठीक है, ये हमारा कहता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे नहीं गिराए या विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति के शरीर का घृणोपदार्थ दशा में है या ऐसी दशा में जो साधारण रूप से निष्कृत समझी जाए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ने के बारे में बोल ही दिया, अगर उस व्यक्ति की जाति को मान लीजिए नीचे नहीं गिराता है या फिर उसकी आजीविका या उसके व्यक्तित्व के बारे में कोई चीज़ें नहीं करता, तो उसको मानहानि नहीं कहेंगे, भले वो थोड़ा-सा कुछ गलत बोल दिए। लेकिन अगर ये सब चीज़ें करता है तो कह सकते हैं वो मानहानि की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए, बेसिक रूप से हम इस आपके मन में एक स्ट्रक्चर तय कर रहे हैं कि मानहानि की क्राइटेरिया कहाँ-कहाँ तक हो सकती हैं। ठीक है? तो ये हमारा चौथा स्पष्टीकरण था। इसमें अगर हम दृष्टांत के बारे में बात करें तो इसमें पहला दृष्टांत है, ये कहता है कि क यह विश्वास करने के आशय से कि य ने ख की घड़ी अवश्य चुराई है। ठीक है? और यह एक ईमानदार व्यक्ति है ना? यह एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने ख की घड़ी कभी नहीं चुराई जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न होना, यह मानहानि है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसको ये एक विश्वास होता है कि मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने तीसरे व्यक्ति की घड़ी चुराई है। ठीक है? और ये चीज़ कहता है, लेकिन यह जो है, जैसे मान लीजिए जो दूसरा व्यक्ति है वो ईमानदार है और उसने कभी घड़ी चुराई ही नहीं है ना? तो ये सब जो क्राइटेरिया है, जब तक अपवादों की कैटेगरी में नहीं आएँगे, इसको हम मानहानि मानेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसके बारे में आप मान लीजिए कोई भी तरह के लांछन लगा दे रहे हैं कि अरे यार ये तो चोर है, इसको मतलब कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, कभी उसने चोरी तक नहीं की है। तो जब तक ये अपवाद में नहीं आएँगे, इसको हम मानहानि की कैटेगरी में मानेंगे। चलिए, उसके कुछ अपवाद होते हैं, इन अपवादों को भी हम बारी-बारी से समझ लेते हैं। तो अगर हम पहले अपवाद के बारे में बात करेंगे, तो ये पहला अपवाद ये कहता है कि सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है, वो मानहानि नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चोर ही मान लीजिए बहुत बड़ा चोर है, उसको पूरी दुनिया जानती है। ठीक है? अब उसके बारे में हम कोई चीज़ ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं जो कहीं न कहीं पब्लिक न्यूसेंस के लिए ज़रूरी है। पब्लिक के लिए ज़रूरी है कि उनके सेफ्टी के लिए। अब वो जाके कोर्ट में कहेगा कि हमारी तो मानहानि हो गई, हम तो इतने बड़े चोर हैं, बताइए ऐसे किसी की कोई बेइज़्ज़ती करता है क्या? तो नहीं, ये मानहानि की कैटेगरी में कह सकते हैं कि ये इसका अपवाद है। ठीक है? अगर आप किसी के सत्य को बात का अगर आप किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है? ये पहला अपवाद था। दूसरा अपवाद हमारा क्या कहता है? दूसरा अपवाद कहता है लोक सेवकों का लोकाचरण। ठीक है? अब लोक सेवक क्या होते हैं? लोक सेवक का मतलब आप बेसिकली समझ लिए, कोई मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हो गए। जो सरकारी कर्मचारी हो गया, उनका जो आचरण होता है, उसको हम नहीं कह सकते हैं कि उसको मानहानि की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में, लोक सेवा के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता है, न कि उसके आगे न कोई राय या चाहे कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लोक सेवक है, कर्मचारी है, अपना काम कर रहा है और काम करने के दौरान मान लीजिए कोई चीज़ें हो जाती हैं, है ना? तो उसको हम मानहानि की कैटेगरी में नहीं लाएँगे। क्यों? क्योंकि वो लोक सेवक है, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। ठीक है? ध्यान रहे, ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है तो ड्यूटी के दायरे में रह के कर रहा है, वो ड्यूटी को ब्रीच करके नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। ठीक है? चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा हमारा अपवाद ये कहता है कि किसी लोक सेवक के प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। ठीक है? अंदर क्या है, अंदर बता देते हैं। किसी लोक सेवक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट हो, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न हो गया, कोई ऐसी कंटेंट हो गई, मान लीजिए कोई ऐसा प्रकाशन हो गया जो किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में बता रहा हो, है ना? और कौन ऐसा है, मान लीजिए लोक प्रश्न के संबंध में, मान लीजिए कोई ऐसा लोक प्रश्न का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हो गया, उसके संबंध में कोई ऐसा प्रश्न होता है और उसको प्रकाशित किया जाता है और उस प्रकाशन से उस व्यक्ति का आचरण पता चलता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस व्यक्ति की मानहानि हुई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए आवश्यक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है? न्यायालयों की कार्यवाही की रिपोर्टों का प्रकाशन।
अब न्यायालय ने मान लीजिए किसी को सजा दे दिया कि भाई ये मोस्ट वांटेड आपको ये अपराधी हैं, इनका क्या किया जाए, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो क्या किया जाएगा, मान लीजिए उनके बारे में पूरा पोस्टर लगा के पूरे रोड पे छपवा दिया जाएगा, बैनर लगवा दिया जाएगा। तो वो ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरी मानहानि है, ऐसी कौन बेइज्जती करता है किसी अपराधी की। तो ये कहीं ना कहीं न्यायालयों की कार्यवाही का रिपोर्टों का प्रकाशन है। मान लीजिए रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट को प्रकाशित करके न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाता है या फिर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया। तो ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये हमारा कहता है चौथा अपवाद। पांचवा अपवाद है, क्या कहता है, पांचवा अपवाद हमारा कहता है न्यायालय में विनिश्चित मामलों के गुणगान या साक्ष्यों या संयुक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। ठीक है, कहने का मतलब है न्यायालय में जैसे मान लीजिए कोई अक्यूज है, उसके बारे में अगर कोई मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कोई गवाही दे रहा है, तो गवाही देने के दौरान अगर मान लीजिए उसके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ प्रकाशित कर रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि यार उसकी मानहानि कर रहा है। भैया वो न्यायालय में है, उसकी ये ड्यूटी है, वो गवाह है, तो वो अपना ड्यूटी करेगा, वो अपना कार्य करेगा। तो न्यायालय में विनिश्चित मामलों के गुणगान या साक्ष्यों का, जैसे मान लीजिए कोई साक्षी कौन है, गवाह हो गए, उनके व्यक्तियों का आचरण जो होता है ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। छठवां अपवाद हमारा क्या कहता है, लोक कृति के गुणगान, है ना, गुणागण। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के कृति के गुणागुण के विषय में जिसको कि उसके कर्ता ने लोक निर्णय के लिए रखा हो। ठीक है, कोई ऐसी मान लीजिए कार्य है, कृति है, जिसके गुणागुण के विषय मतलब जिसके विषय में जिसको उसके कर्ता ने मतलब जिसको उसने किया है लोक निर्णय के लिए रखा हो, मतलब उस कार्य को लोक निर्णय के लिए, कहने का मतलब पब्लिक के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के शील के विषय में, उसके जानकारी के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील ऐसी कृति को प्रकट करता हो, वो जो जानकारी है उसके कार्य को प्रकट करता हो, न कि उसके आगे का कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा गुणागुण है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी जानकारी है जो क्या करता है, जो लोक निर्णय के लिए, कहीं ना कहीं पब्लिक के निर्णय के लिए रखा गया हो और उस चीज़ को प्रकाशित किया जाता है, तो उसको मानहानि नहीं बोलेंगे। ये हमारा छठवां एक्सप्लेनेशन कहता है। सातवां हमारा क्या कहता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधि पूर्वक प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई परिनिंदा। जैसे मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति है और उसका मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं लॉफुल, मान लीजिए उसको अधिकार दिया गया है कि आप इसके बारे में आप पता करिए या फिर उसके बारे में जानकारी लाइए, तो मान लीजिए उसकी कोई परिनिंदा करता ही है ना, वो मान लीजिए सही में वो बेकार इंसान है, सही में वो मतलब उसकी चरित्र अच्छे नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में अगर वो जाके बोल रहा है तो इसको हम मानहानि की कैटेगरी में नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमारा सातवां अपवाद है। देखिए बहुत डीपली में हम नहीं जा रहे हैं, केवल उसका वन लाइनर में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके मन में एक स्ट्रक्चर बन जाए। बेसिकली इसके बाद अगर आप बुक उठाएंगे या फिर कोई सीरीज वगैरह उठाते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए आठवां अपवाद क्या है, आठवां हमारा अपवाद कहता है कि प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना। ठीक है, प्राधिकृत मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई अथॉरिटी हुई, मान लीजिए हम न्यायालय को लेते हैं, कोर्ट कर लेते हैं, उसके समक्ष मतलब न्यायालय के समक्ष जो है किसी के ऊपर मान लीजिए कोई हमने आरोप लगा रहे हैं हम, और आरोप इस सद्भावपूर्वक लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे पब्लिक का फायदा हो, कहीं ना कहीं उस अपराधी को सजा मिले, तो ये हम नहीं कहेंगे कि ये मानहानि। मान लीजिए कोई पुलिस वाला घर में आ गया, है ना, किसी के घर में पुलिस वाला आ गया और उसके बारे में जानकारी ले रहा है, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा कह रहा है कि अरे हाँ हम जानते हैं ये ऐसा चोरी करते हैं, इनकी आदत है चोरी करने की, तो वो प्राधिकृत व्यक्ति है, उस प्राधिकृत व्यक्ति के सामने अगर किसी व्यक्ति ने आके ऐसा बोल दिया तो ये नहीं कहा जाएगा कि तो मेरी मानहानि कर रहा है, ये कहाँ से लाया बीच में हम दोनों के मामले में, ये कौन से लाया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये हमारा आठवां अपवाद कह रहा है। नवां अपवाद क्या कहता है, नवां अपवाद कहता है अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लक्षण। जैसे मान लीजिए कोई हमारी खुद का कोई प्रोटेक्शन है, या हमारे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में जिसके हमको हितों की रक्षा करनी है, और वो हितों की रक्षा कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के बारे में जो प्रकाशित करने वाला जो शब्द है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बेसिकली हम उसको कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि यार आप अपने लिए, अपने हित के लिए हमारे ऊपर कैसे कर सकते हैं। आपकी हित मानते हैं, आपकी हित आपकी सर्वोपरि है, लेकिन आपकी हित से ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण किसी अन्य व्यक्ति का हित है या किसी खुद का हित है, तो हम वहाँ पे सद्भावपूर्वक का मतलब क्या होते हैं, रीजनेबल और बढ़िया, जैसे कहने का मतलब है कि वो सही होना चाहिए, ऐसा अगर हम लांछन लगाते हैं तो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला आता है 10वां अपवाद है। 10वां अपवाद हमारा ये कहता है कि सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए की गई हो, जिसे वह दी गई हो या लोक कल्याण के लिए आशित है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है
कोई सद्भाव नहीं, इसके अंदर का पढ़ते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए या व्यक्ति के हित में की गई या लोक कल्याण के लिए आयोजित नहीं हो। जैसे मान लीजिए, अब एक आपको मोटा मोटी एग्जाम्पल समझाते हैं। कोई ऐसा कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंसान है जिसकी बहुत नामो शामो है, माने हर जगह उसका नाम है, और दूसरे व्यक्ति को मान लीजिए कहा जाता है कि अगर तुम उस व्यक्ति को चोर नहीं कहोगे उसके मुंह पे तो हम तुमको जान से मार देंगे, है ना, या फिर हम उसको मार देंगे, तुमको नहीं हम उसको मार देंगे बाद में। तो कहीं ना कहीं अब इस व्यक्ति को क्या लगेगा, यार हम चलते हैं उसके मुंह पे उसको चोर बोल देते हैं, भले उसकी मानहानि हो जाए, कहीं तो कम उसकी जान तो बच जाएगी। तो उस व्यक्ति की भलाई के लिए उसने उसकी मानहानि की, उसने उसको चोर बोला, उसने पब्लिक में उसको चोर बोला या फिर कुछ कहा, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये मानहानि है, क्योंकि यहाँ पे उसने उसकी भलाई के लिए काम किया है। ठीक है, अब हम आते हैं मानहानि के दंड के बारे में। मानहानि का दंड हमारा धारा 500 के अंतर्गत इसको बताया गया है। तो इसमें यह कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सिंपल कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित हो जाएगा। अब ये न्यायालय के ऊपर है कि आपको साधारण कारावास देते हैं, जुर्माना देते हैं, या फिर दोनों देते हैं। तो आपको इस आधार पर मानहानि धारा 500 में इसके दंड के बारे में बताया गया है। चलिए, कुछ आवश्यक तथ्य हैं मानहानि के बारे में, उसको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहला आवश्यक तथ्य तो ये है कि किसी व्यक्ति के बारे में किसी लांछन लगाया जाना या लांछन का प्रकाशन। देखिए, मानहानि के बारे में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर लांछन लगाया गया हो, कुछ प्रकाशित किया गया हो, और ऐसा लांछन किसी शब्दों के माध्यम से किया गया हो, बोल के माध्यम से किया गया हो, या फिर किसी पढ़े जाने के माध्यम से किया गया हो, या फिर संकेतों के माध्यम से किया गया हो, या फिर किसी दृश्य को प्रकाशित करके किया गया हो, तब कहा जाएगा वो मानहानि है। इसके अलावा थर्ड हमारा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे लांछन आपहानि पहुंचाने के आशय से लगाए जाएं, या इस ज्ञान का विश्वास लगाया जाए कि ऐसे व्यक्ति को अपहानि करने के मतलब, कहने का मतलब यह है कि ऐसा जो लांछन लग रहा है, इससे ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति उसके ऊपर लांछन लगा रहा है उसका इंटेंशन हो कि हमको उस व्यक्ति की मानहानि करनी है, उस व्यक्ति का रेपुटेशन हमें खराब करना है, उसके ऊपर ऐसा लांछन लगाना है, तब हम उसे मानहानि कहेंगे। अगर उसका सही इंटेंशन है, कहने का मतलब है कि अगर उसकी भलाई के लिए कर रहा है तो उसको मानहानि नहीं कहेंगे। अब इसमें एक लीडिंग केस आता है, एस खुशबू कन्नी वर्सेस अम्मल एंड अनादर। ठीक है, तो एस खुशबू बनाम कन्नी अम्मल के केस में ये कहा गया था, ये 2010 का केस था। इसमें यह शिकायत की गई थी कि अभियुक्त द्वारा एक समाचार पत्रिका में दिए गए बयान से उसकी मानहानि हुई है। मान लीजिए किसी अभियुक्त था, उसने कोई समाचार पत्रिका में कोई बयान दे दिया था, तो उसने ये कहा कि दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि इससे हमारी मानहानि हुई है। अब यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा जो बयान है वो समाचार पत्रिका में दिया गया था, जिससे विवाह पूर्व यौन संबंध की समाज द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा की गई थी। कह रहा है कि जिसमें विवाह पूर्व यौन संबंध की समाज द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा की गई थी, उसने किसी व्यक्ति की विशेष खातिर पर कोई टिप्पणी नहीं किया था। उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत अवमानना का अपराध घटित नहीं किया है। साथ ही शिकायतकर्ता व्यथित व्यक्ति नहीं है, अतएव शिकायत को निरस्त करने का योग्य अभी निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति से मान लीजिए शादी करने जा रहा है, किसी महिला से शादी करने जा रहा है, और उसके बारे में जान रहा है कि उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो बहुत गंदे तरीके से रहता है, और उसके बारे में मान लीजिए किसी समाचार पत्र को जाके बोल ही दिया कि देखिए इसकी चीज़ें ये अच्छी नहीं है। डायरेक्टली वो उस इंसान से नहीं बोल सकता है, उस महिला के या उसके परिवार से नहीं जा सकता बोलने। तो वो क्या करता है, वो सीधे आके मतलब किसी समाचार पत्र के माध्यम से, किसी मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें बोल देता है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें मतलब उस व्यक्ति ने मानहानि की है, कहीं ना कहीं उसने किसी की भलाई के लिए भी किया है। इस चीज़ को ध्यान देना होगा। तो एस खुशबू वर्सेस कन्नी एमएल के केस में यही किया गया था कि किसी मतलब समाचार पत्रिका में अगर कोई ऐसा चीज़ दिया गया हो जो किसी की भलाई के लिए हो, कि सजो समाज की स्वीकृति की अपेक्षा के द्वारा किया गया हो, तो उसको हम मानहानि की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक था, मानहानि का जो टॉपिक था, धारा 499 और 500 के अंतर्गत आता है। इसको मैं कोशिश किया कि आपको आसान शब्दों में इसको समझाने का प्रयास करूं। आई होप कि आपको ये ऑडियो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित प्रश्न को पूछ सकते हैं। इसके अलावा 1 से 2 बार आप इस ऑडियो को जरूर आंख बंद करके शिद्दत से आराम से अगर सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये मानहानि का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।